process of photophosphorylation was first given by? फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस सबसे पहले किसने समझाई? फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसने बताया सबसे पहले इसको? इसको बताया सबसे पहले अर्नॉन ने, ठीक है, अर्नॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज splitting of dinitrogen molecule into the free nitrogen atom in biological nitrogen fixation is carried out by? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में डाई नाइट्रोजन परमाणु का विघटन मुक्त नाइट्रोजन परमाणु में किसके द्वारा होता है? कौन सा एंजाइम है जो इस चीज को करता है? डाई नाइट्रोजन को मुक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है, नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करेगा नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नेक्स्ट वन इज लैग हीमोग्लोबिन उत्पन्न करता है। लैग हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्लांट्स में? जो राइजोबियम स्पीशीज़ हैं वो लैग हीमोग्लोबिन का यूज़ करती हैं। किस लिए करती हैं? नाइट्रोजिनोज की अनुकूलतम क्रिया के लिए ऑक्सीजन की ऑप्टिमम मेंटेन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखता है अपने पास। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ द प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स इन लिविंग वर्ल्ड इज? प्रोटीन बनाने वाले टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं दुनिया में? ये अधिकतर बच्चों को आता है 20। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एन अमीनो का किस में रूपांतरण होगा? एसिड टू ए कीटो ग्रुप प्लस अमोनिया। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हम किसको कहते हैं? इट इज द कन्वर्जन ऑफ एन अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड प्लस अमोनिया। अमीनो एसिड जो है वो एक किस में कन्वर्ट होगा भाई? कीटो एसिड में प्लस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अमीनो एसिड से अमोनिया लिबरेट हो रहा है, अमीनो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड? कौन सा अमीनो एसिड है कि जिसे हम असेंशियल अमीनो एसिड नहीं कहते हैं? दिस इज प्रोलीन। प्रोलीन इज नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड। इसकी जगह पर हिस्टिडीन, ल्यूसिन और मिथियोनिन तीनों ही असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के लिए उत्तरदायी बंध होते हैं। विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब डायरेक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन। प्लांट कौन सी नाइट्रोजन है? प्लांट्स ले सकते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब डायरेक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन। Next question is, in protein synthesis of eukaryotic organism, the initiation of the polypeptide begins with an amino acid and the polypeptide synthesis terminates with some specific codons of the genetic code. These are, हमको टर्मिनेशन कोडोन्स के बारे में बताना है। अब हमें बताना है टर्मिनेशन कोडोन्स कौन कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं मिथियोनिन, UAA, UAG एंड UGA। UAA, UAG, UGA, ठीक है, ये टर्मिनेशन कोडोन्स हैं। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर सेल्यूलर रिसेप्टर फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सेल के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल के अंदर इनमें से कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन? कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? ये है विटामिन एंड रेटिनाइड्स।
Next question is, G proteins are present. G proteins कहाँ पर present होते हैं? On inner surface of plasma membrane. Plasma membrane की जो अंदर की सतह होती है वहाँ पर G proteins present होते हैं. Next question is, the contact of interferons with its receptor on cell surface activates. Interferons जो हैं जब इनका रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट होता है तो कहाँ पर? सेल सरफेस के ऊपर. तो वो उससे क्या होता है, क्या चीज़ एक्टिवेट होती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ठीक है, कैसे याद रखना है हमको? ट्रांसक्रिप्शन TF जो है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब इंटरफेरेंस का रिसेप्टर्स के साथ रिएक्शन होती है, कांटेक्ट में आते हैं जब ये लोग, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ G प्रोटीन्स. किसको मिला था भाई? अल्फ्रेड गिलमैन एंड मार्टिन रॉडबेल. अगर ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सीधा सीधा जो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट आंसर याद कीजिए. अल्फ्रेड गिलमैन एंड मार्टिन रॉडबेल G प्रोटीन से रिलेटेड है. G प्रोटीन, अल्फ्रेड गिलमैन एंड मार्टिन रॉडबेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक दोहरी क्रिया वाला एंजाइम है क्योंकि ये दोनों तरह से कार्य करता है. रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रिबिस्को, कैसे काम करता है ये? क्या क्या काम कर लेता है ये? क्योंकि ये करता है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह ही काम करता है. कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये डुअल एक्टिविटी एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रिबिस्को कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. Krebs cycle is also known as. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रेब्स चक्र को यह भी कहते हैं. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज का. क्रेब्स चक्र को हम क्या क्या कह सकते हैं? TCA साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, बोथ. The respiratory quotient of any substrate depends upon RQ. Respiratory quotient RQ is किसी भी सबस्ट्रेट का जो RQ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपको पता है, उपयोग में ली गई O2 और मुक्त हुई CO2. O2 used and CO2 released. Next is, the efficiency of respiration in terms of energy produced by one glucose molecule is approximately. एक ग्लूकोज के अणु द्वारा उत्पादित ऊर्जा के अर्थ में श्वसन की क्षमता लगभग कितनी होती है? 40%. The efficiency of respiration in terms of energy produced by one glucose molecule is approximately 40%. Oxygen-induced inhibition of carbohydrates breakdown is known as. Oxygen-induced inhibition, ऑक्सीजन प्रेरित कार्बोहाइड्रेट टूटने के संदमन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इनिबिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन इज नोन एज. क्या कहलाता है भाई? पाश्चर इफेक्ट. ऑक्सीजन इंड्यूस्ड inhibition of carbohydrate broken down is known as Pasteur effect. According to chemiosmotic theory of ATP synthesis produced by Peter Michel, how many ATPs are formed per pair of protons traversing across the
मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। पीटर मिशेल द्वारा प्रस्तावित एटीपी संश्लेषण की रासायनिक परासरण थ्योरी के अनुसार ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान प्रोटॉन के प्रत्येक युग्म के झिल्ली के पार होने पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही प्रोटॉन बाहर जाते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर याद होगा, ऐसा करके आपने एक थ्योरी पढ़ी है। तो एक दो जोड़ी प्रोटॉन्स जब दूसरी तरफ जाते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, 1 एटीपी का। Next one is under limiting conditions of the oxygen, the NADH and pyruvate begin to accumulate. What will happen under these conditions? ऑक्सीजन की सीमाकारी परिस्थितियों में NADH और पायरुवेट इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, क्या होता है भाई, बोथ इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। ऑक्सीजन कम है, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, O2 की वैल्यू जब कम हो जाती है तो NADPH और पायरुवेट इकट्ठा होने लगेंगे और उससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR फॉल्स इन द रेंज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, PAR फॉल्स इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। PAR रेंज इज 400 to 700 नैनोमीटर। Next question is, which of the following is not a plant growth regulator? Which of the following is not a plant growth regulator? This is ricitin. Ricitin is not a plant growth regulator. Otherwise, marfactin, pertussin and strigolactones all are plant growth regulators. Which of the following is not a naturally occurring cytokinin? Benzyladenine is not a natural occurring cytokinin. Zeatin, dihydrozeatin या isopentyl adenine all are naturally occurring cytokinins. The precursor of auxin biosynthesis is tryptophan. ये तो आपको शुरू से ही बताते हैं। The precursor of auxin biosynthesis is tryptophan. Which of the following auxin is synthetic? Which of the following auxin is synthetic? NAA, IAA, IBA, PAA all are नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन्स, लेकिन जो NAA है वो कैसा है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है।